वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसके अंदर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। इससे हमारी इकोनॉमिक्स में जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पकड़ है वो स्ट्रॉन्ग होगी। इसके अलावा आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर हमने बहुत से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किया है। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे सजेशन दे सकते हैं कि आप लोगों को टॉपिक्स की ही वीडियो चाहिए या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ही हम कंटिन्यू करें। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है मैच द फॉलोइंग: एशियन ड्रामा, चॉइस ऑफ टेक्निक, स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ, स्ट्रेटेजीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एशियन ड्रामा आपको पता है गुना मिडल ने दिया है। चॉइस ऑफ टेक्निक की अगर हम बात करें तो चॉइस ऑफ टेक्निक किसने दी है? चॉइस ऑफ टेक्निक अमृत्य कुमार सेन ने दी है। स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ डब्ल्यू रोस्टो ने दी है। स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये किसने दिया है? अनबैलेंस ग्रोथ की थ्योरी में किसने बोला है? हर्षमैन ने बोला है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है? कैपिटल पर पर्सन डिक्रीज, कि प्रति व्यक्ति हमारे पास पूंजी कम हो रही है। प्रति व्यक्ति पूंजी हमारे पास कब कम होगी? इफ द इन्वेस्टमेंट पर पर्सन, अगर हमारा निवेश, प्रति व्यक्ति निवेश लेस देन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, कि पॉपुलेशन की जितनी ग्रोथ रेट हो रही है उससे कम हम इन्वेस्टमेंट ग्रोथ कर रहे हैं। सेकंड ऑप्शन है एक्सीड द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ रेट ज़्यादा है किससे? पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट से। थर्ड ऑप्शन है एक्सीडिंग सेविंग पर पर्सन, अगर हम अपनी सेविंग को बढ़ाएंगे तब, या हमारी हमेशा सेविंग लेस रहेगी पर पर्सन। तो आपको पता है जब हम इन्वेस्ट, पहले क्या होता है, हमारे पास सेविंग होती है, सेविंग को हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट होता है तभी हमारा कैपिटल एक्यूमुलेशन होता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें ये बताना है कि कैपिटल प्रति व्यक्ति पूंजी कब कम होगी। कैपिटल आपको क्या करनी है? कम करनी है प्रति व्यक्ति। तो अगर आप अपना निवेश को, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट कम करनी है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट पर पर्सन क्या करो, जो इन्वेस्टमेंट है उसे कम करो, किसकी ग्रोथ रेट से? पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट से। मान लो आपके देश में पॉपुलेशन 5% से इंक्रीज कर रही है, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट को कितने से ग्रो कर रहे हो? 2% से ग्रो कर रहे हो। तो यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट कम ग्रोथ की, तो जिससे कैपिटल एक्यूमुलेशन भी क्या होगा? कम होगा। और कैपिटल एक्यूमुलेशन भी कम होगा तो प्रति व्यक्ति आपके पास जो कैपिटल आएगा वो भी कम आएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बैलेंस ग्रोथ का मतलब बताना है। हम ग्रोथ की थ्योरीज करते हैं ना, बैलेंस और अनबैलेंस, तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि बैलेंस ग्रोथ से आप क्या समझते हैं? इक्वल इंक्रीज इन रिसोर्स एलोकेटेड इन ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है कि सभी क्षेत्रों में हमें सभी संसाधनों को बराबर बांटना है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि हमारा इक्वल परसेंटेज ग्रोथ होनी चाहिए सभी सेक्टर्स में। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर 4% से ग्रो कर रहा है तो इंडस्ट्री सेक्टर को भी 4% से ही ग्रो करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि बैलेंस डेवलपमेंट होता रहे डिफरेंट सेक्टर्स में, अलग अलग सेक्टर है, मतलब एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, सर्विस है, तो जितने भी सेक्टर्स हैं सभी में एक बैलेंस ग्रोथ चलती रहे, संतुलित विकास चलता रहे। या इक्वल डेवलपमेंट भी कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो यहाँ पर आपको क्या ऑप्शन सही लगा? ऑप्शन नंबर थर्ड को देखिए कि एक बैलेंस संतुलित विकास होता रहे अलग अलग सेक्टर में। ऐसा ना हो, ऐसा नहीं कह रहे हैं बैलेंस ग्रोथ का मतलब कि एग्रीकल्चर में 4% हुआ है तो इंडस्ट्री भी 4% से ग्रो होनी चाहिए। एक बैलेंस जो ज़रूरी है, जितनी ग्रोथ रेट उस सेक्टर के लिए एक बैलेंस है वो होती रहे, यही हम चाहते हैं, यही बैलेंस ग्रोथ में बोला गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है अकॉर्डिंग टू सोलो लॉन्ग रन रेट ऑफ ग्रोथ इन एडवांस इकोनॉमी इक्वल टू हैरिड। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सोलो ने बोली थी कि लॉन्ग रन के अंदर जो एडवांस इकोनॉमी होती है उनकी जो ग्रोथ रेट होती है, एडवांस इकोनॉमी की ग्रोथ रेट इक्वल होती है हैरिड की कौन सी ग्रोथ रेट की? तो हैरिड की नेचुरल ग्रोथ रेट की। आपको हमेशा याद रखना चाहिए जो हैरिड का जो मॉडल है ना, उसमें जो नेचुरल ग्रोथ रेट है ना, नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ है, वो जो ग्रोथ रेट है वो हमेशा बराबर होती है जो लॉन्ग रन के अंदर एडवांस इकोनॉमी में जो ग्रोथ रेट होती है, हमेशा हैरिड की नेचुरल ग्रोथ रेट उसके बराबर है। ऐसा सोलो ने अपने मॉडल में बताया है और समझाया है। तो यहाँ पर भी यही क्वेश्चन बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू सोलो लॉन्ग रन में जो ग्रोथ रेट है एडवांस इकोनॉमी की वो किसके इक्वल होती है? हैरिड की कौन सी ग्रोथ रेट के इक्वल होती है?
तो वो आपकी नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ के बराबर होती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ पर्सन हु इज नो लॉन्गर लुकिंग फॉर अ जॉब, एक ऐसा व्यक्ति जो अब जॉब की तलाश कर ही नहीं रहा, उसको आप क्या बोलोगे? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं बोलेंगे। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है कि पहले जो तरीके से काम हो रहा था अब उस टेक्निक से, उस टेक्नोलॉजी से काम नहीं हो रहा, तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बोलेंगे। फ्रिक्शनल होती है जब आप काम की तलाश में एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब को ढूंढ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो तो जॉब ढूंढ ही नहीं रहा, वो तो खुद से ही बेरोजगार रहना चाह रहा है, उसे काम ही नहीं करना। तो जो काम करना नहीं चाहता तो इकोनॉमिक्स ये कहती है हम उसको अनएम्प्लॉयड नहीं मानते। वो काम करना ही नहीं चाह रहा, वो जॉब ढूंढ ही नहीं रहा, तो यहाँ पर नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ सोर्स ऑफ ग्रोथ इन पोटेंशियल आउटपुट। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो कि आपकी जो ग्रोथ है ना, कौन सी ग्रोथ रेट आउटपुट की, पोटेंशियल आउटपुट की ग्रोथ रेट के लिए जिम्मेदार नहीं है। पोटेंशियल आउटपुट क्या होता है कि आपके देश में उत्पादन में वृद्धि करने की संभावना है। मतलब आप अब क्वेश्चन को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा संभाव्य उत्पादन वृद्धि की संभावना है ना कि आपके देश में उत्पादन बढ़ सकता है। अब उत्पादन बढ़ सकता है, उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो आपके उत्पादन की संभावना या उस वृद्धि को बढ़ाने के लिए ज़रूरी नहीं है। अब आप देखिए, अगर आपको अपने पोटेंशियल आउटपुट को बढ़ाना होता है तो आपको कैपिटल एक्सपेंशन करना होता है, आपको लेबर भी चाहिए, डायरेक्टली चाहिए, इनके बिना काम ही नहीं चल सकता। आपको अपनी टेक्नोलॉजी की इंप्रूवमेंट भी चाहिए, तभी आप अपने पोटेंशियल, जितना आपके अंदर पोटेंशियल है उतना आप उत्पादन कर पाओगे। लेकिन अगर आप अपने मॉनेटरी सिस्टम को इंप्रूवमेंट करते हो, जैसे कि आप मान लो बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, या बैंकिंग सिस्टम में इंप्रूवमेंट लेके आते हो, मॉनेटरी अथॉरिटी में इंप्रूवमेंट लाते हो, तो ये आपकी इकोनॉमी में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आएगा, ना कि आपके पोटेंशियल आउटपुट को बढ़ाएगा। तो इसीलिए यही एक ऑप्शन है जो कि आपका पोटेंशियल आउटपुट में वृद्धि के लिए सोर्स नहीं है, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी ये क्वेश्चन शायद दोबारा रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, इम्प्लिसिट जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। अब आपको पता है जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। जीडीपी डिफ्लेटर की अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं तो हम क्या करते हैं, नॉमिनल जीडीपी होती है और अपॉन में क्या कर देते हैं, रियल जीडीपी कर देते हैं। तो आपका जो इम्प्लिसिट जीडीपी डिफ्लेटर है वो कैसे निकलता है, और जीडीपी डिफ्लेटर आपका क्या करता है, इन्फ्लेशन को मेजर करता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि इम्प्लिसिट जीडीपी डिफ्लेटर इज अ करंट ईयर वेटेड इंडेक्स होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए, मतलब इम्प्लिसिट जीडीपी डिफ्लेटर में हम करंट ईयर का जो वेटेड इंडेक्स होता है उसको वेट देते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पंप प्राइमिंग शुड बी एट द टाइम ऑफ। यहाँ पर ये बोला गया है कि पंप प्राइमिंग जो होती है वो किस टाइम पर की जाती है, जब इन्फ्लेशन हो, बहुत तेजी हो, डिफ्लेशन हो, मंदी हो, रिफ्लेशन हो, या नन ऑफ द अबव। पंप प्राइमिंग क्या होती है, मंदी की एक ऐसी सिचुएशन जब प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, तो उस टाइम गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट आकर इन्वेस्टमेंट करती है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करती है। तो पंप प्राइमिंग के टाइम पर कौन रेजोर्टेड काम करता है, उस टाइम पर कब किया जाता है ये काम, गवर्नमेंट के द्वारा, डिफ्लेशन के टाइम पर, क्योंकि मंदी के टाइम पर कोई भी पैसा लगाना नहीं चाहता। ठीक है, मंदी के टाइम पर कोई भी पैसा जो है इकोनॉमी में नहीं लगाना चाहता, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और ये समझने वाला भी है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, इन अ न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल, जो आप न्यू क्लासिकल के ग्रोथ के मॉडल पढ़ते हैं, इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। यहाँ पर बेसिकली पता किसकी बात हो रही है, सोलो के मॉडल की। तो ये क्या कह रहे हैं, सोलो का मॉडल है, सोलो के मॉडल में क्या हुआ, हमने अपनी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को इंक्रीज कर दिया। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को इंक्रीज करने से क्या होता है, आपको वो छांटना है। पहला पॉइंट देखिए कि जैसे ही हमने अपने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, अगर हम मान लो पहले 500 रुपये, एग्जाम्पल को छोटा करते हैं, पहले इकोनॉमी में 500 रुपये सेव हो रहे थे मार्जिनली, अब मान लो 1000 रुपये हम सेव कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, सेविंग को इंक्रीज कर दिया। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम अपनी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को इंक्रीज करते हैं तो क्या इंक्रीज हो जाती है हमारी स्टडी आउटपुट पर पर्सन। मतलब
फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि आप इक्विलिब्रियम में है और आपका इक्विलिब्रियम में आउटपुट पर पर्सन बढ़ जाता है। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है अगर आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इंक्रीज करते हैं तो आपका स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट आउटपुट बढ़ जाता है। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि आपका स्टेडी स्टेट में क्या होता है, कैपिटल पर पर्सन इंक्रीज हो जाता है। आप इन तीनों ऑप्शंस को देखिए। पहले में क्या कह रहा है, अगर हम अपनी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को इंक्रीज करेंगे तो वो क्या कह रहा है, स्टेडी स्टेट, मान लो स्टेडी स्टेट पता किसको बोल रहे हैं, ये वाली सिचुएशन, ये देखो, अगर मान लो ये सेविंग वाला है और ये आपकी वाई है, तो अगर हम अपनी सेविंग को इंक्रीज करते हैं ना, सेविंग को आपने इंक्रीज किया, तो ये क्या कह रहा है, अब स्टेडी स्टेट में तो आप यहाँ भी हो, ठीक है, स्टेडी स्टेट में आप इक्विलिब्रियम में यहाँ भी थे, स्टेडी स्टेट में आप यहाँ पर भी हो इक्विलिब्रियम में, लेकिन क्या होता है, सेविंग को इंक्रीज करने से आपका आउटपुट पर पर्सन बढ़ जाता है। आउटपुट मतलब प्रति व्यक्ति के लिए उत्पादन जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसको आप कैसे भी देख सकते हो कि जब आपको स्टेडी स्टेट पर आउटपुट को करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक आपको कैपिटल की ज़रूरत होती है, एक आपको प्रोडक्शन फंक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है, कैपिटल चाहिए एक आप, क्योंकि कैपिटल होगा तभी तो आपका कैपिटल एक्यूमुलेशन से आउटपुट बन पाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि अगर हमारी सेविंग इंक्रीज होती है, सेविंग को मैंने इंक्रीज करके दिखाया, ये आपका सेविंग फंक्शन है, तो हमारा इंक्रीज हो जाता है स्टेडी स्टेट पर। स्टेडी स्टेट मतलब आप इक्विलिब्रियम में दोबारा तो होते हो, लेकिन आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट बदल जाता है, पहला आपका ई था, अब आपका इवन हो जाता है, और आउटपुट पर पर्सन के लिए जो आउटपुट होता है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। सेकेंड ऑप्शन को देखिए, इंक्रीज द स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, ये अलग चीज़ है। एक तो आउटपुट का बढ़ना, मैं ये कहूँ कि आउटपुट 500 से 700 बढ़ गया, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में ये बात की गई है, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझो, फर्स्ट ऑप्शन में ये बात की गई है कि आपका आउटपुट 500 से 700 बढ़ गया, लेकिन सेकंड ऑप्शन में क्या बात की गई है कि आपके आउटपुट की ग्रोथ रेट बढ़ गई परसेंटेज में, तो ये गलत है। जब आपका सेविंग बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो कैपिटल एक्यूमुलेशन होता है, कैपिटल एक्यूमुलेशन होता है तो आप स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम से आगे पॉइंट पर जाते हो। लेकिन कभी भी आपके आउटपुट की ग्रोथ रेट जो होती है वो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती है। ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट जो है सोलो के मॉडल में समझाया गया है कि वो डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी पर, और टेक्नोलॉजी पर सेविंग पर डिपेंड ही नहीं करता। ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट सोलो के मॉडल में सेविंग पर डिपेंड नहीं करता, किस पर डिपेंड करता है, टेक्निकल प्रोग्रेस पर डिपेंड करता है। अगर मान लो सोलो के मॉडल में टेक्निकल प्रोग्रेस जीरो है, टेक्नोलॉजी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया, तो आप सेविंग को कितना ही बढ़ा लो या कितना ही कम कर लो, वो आपके ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पर फर्क डालेगा ही डालेगा नहीं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड इसलिए रॉन्ग हो गया। आप थर्ड को देखिए, थर्ड फर्स्ट वाले जैसा ही है कि जैसे ही आप सेविंग को बढ़ाओगे इंक्रीज हो जाएगा आपका स्टेडी स्टेट कैपिटल पर पर्सन। वही बात, सेविंग बढ़ी, सेविंग के बढ़ने से आपका आउटपुट पर पर्सन बढ़ा, कैपिटल पर पर्सन बढ़ेगा, तो ये तो होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये फिर मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं। अगर हम बात करें टोबिन की बात करें, जेम्स की बात करें, विलियमसन की बात करें, तो बोला गया है कि इन्होंने क्या दिया गया था, तो इन्होंने आपके मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग के दिए गए थे। इसके बाद हम अमृत्य कुमार सेन की बात करें, तो अमृत्य कुमार सेन ने आपका क्या दिया था, अमृत्य कुमार सेन की बुक भी है डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम। इसके बाद महबूब उल हक की बात करें तो उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट दी थी। इसके बाद आपका गोलिट डी ये जो था, इन्होंने आपका ऑथेंटिक जो डेवलपमेंट होता है कि कैसे हम अपना डेवलपमेंट करते हैं, ऑथेंटिकली हम डेवलपमेंट कैसे करते हैं, वो दिया था। तो ये तो आपका मैथ द फॉलोइंग है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI को बनाते समय आप क्या क्या लेते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ लेते हैं, रियल GDP लेते हैं, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो हो या फिर वो कि एडल्ट लिटरेसी रेशो, दोनों लेते हैं। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में भी देखो क्या बोला गया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, GDP पर कैपिटल, कंबाइंड ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, कितने लोग पढ़ रहे हैं या कितनों ने दाखिला ले लिया। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि आपको पता है आपके HDI के 3 कंपोनेंट होते हैं, रियल GDP, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और आपके यहाँ पर कितने लोगों ने एनरोलमेंट किया, कितने एजुकेशन ले रहे हैं वो। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो ठीक है, GDP पर कैपिटल भी ठीक है, लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी नहीं आएगा, मृत्यु दर नहीं आती। फोर्थ ऑप्शन में भी मृत्यु दर दी हुई है तो ये भी नहीं आती। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ए एंड बी आर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपका फिर हेरल्ड मॉडल से क्वेश्चन आया हुआ है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजप्शन ऑफ हैरेड मॉडल ऑफ ग्रोथ। हैरेड का जो मॉडल है उसका जो आपने ग्रोथ का मॉडल किया है उसकी कौन सी मान्यता नहीं है। आपने देखा भी होगा यूजीसी नेट में भी जीडी से क्वेश्चन यही आते हैं, आपको हैरेड के मॉडल से आएगा तो उसकी मान्यता पूछ लेंगे, कभी कई बार कैल्डर के मॉडल से भी आया है, पैसिनेटी के मॉडल से भी आपको अजप्शन से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको वहाँ अजप्शन याद होनी चाहिए। हैरेड के अंदर क्या बोला गया है, डिजायर्ड कैपिटल आउटपुट रेशो, कि आपको कैपिटल कितनी लगानी है आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, वो आपका कांस्टेंट रहता है, ये बात सही है। और आप सेविंग कितनी करोगे ये आपकी रियल इनकम का पोर्शन होता है। मान लो ये आपकी इनकम है तो ये आपका सेविंग इनकम रेशो है, तो आपकी इनकम का एक पोर्शन होता है, ये भी फिक्स होता है, ये भी हैरेड की मान्यता है। थर्ड ऑप्शन को पढ़िए, लेबर फोर्स को ग्रो किया गया है कैसे, एक्सोजीनियसली, और ये कांस्टेंट होता है, ये भी एक एक्सपोनेंशियल रेट होती है, ये भी हैरेड के मॉडल की मान्यता है। अगर हम बात करें फैक्टर प्राइस आर फ्लेक्सिबल इन लॉन्ग रन, फैक्टर प्राइसेस को फ्लेक्सिबल हैरेड ने नहीं माना, तो ये जो है हैरेड के मॉडल की मान्यता नहीं है, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका असेशन रीजन का क्वेश्चन है। फर्स्ट असेशन में क्या बोला गया है, ऑल हिस्टोरिकल इवेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ अ कंटिन्यूस इकोनॉमिक स्ट्रगल बिटवीन डिफरेंट क्लास एंड ग्रुप्स इन अ सोसाइटी। आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम कार्ल मार्क्स की थ्योरी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जितने भी हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में जितने भी इवेंट्स हुए, जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है या जितना भी स्ट्रगल हुआ है, वो सब कुछ क्या है, इकोनॉमिक स्ट्रगल जो हुआ है वो दो अलग अलग क्लास में हुआ है। मतलब आपने देखा है कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि सोसाइटी दो ही पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है और एक है लेबर। दो ही क्लास है सोसाइटी में, एक ऊंची एक नीची, एक कैपिटलिस्ट है, एक है जिनका शोषण किया जाता है, ठीक है, लेबर वाली क्लास दो है। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है ना कि हिस्ट्री में जितने भी इवेंट्स हुए हैं वो कॉन्टिन्यूसली इकोनॉमिक स्ट्रगल जो है वो बिटवीन किसके बीच हुआ है, डिफरेंट क्लास और डिफरेंट ग्रुप्स इन अ सोसाइटी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो बोली गई असेशन है कि सारी लड़ाई, सारे स्ट्रगल कैपिटलिस्ट पूंजीवादियों और बिना पूंजीपतियों के बीच हुई है, ये बात तो बिल्कुल सही है। इसके बाद द स्ट्रगल क्यों हुआ, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट था, किस किस के बीच में, किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, कॉन्फ्लिक्ट होता है भेदभाव, मतभेद, किस किस के बीच में, मोड ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के संसाधनों और उन पर क्या था, उत्पादन के संसाधनों की जो भूमिका है और उनके साथ जो वैल्यू अटैच हुई थी उसकी वजह से। यहाँ पर ये क्या कहना चाहते थे, आपने देखा होगा पहले के टाइम पर सारे के सारे उत्पादन के संसाधनों के मालिक कौन होता था, पूंजीपति होता था। तो आपने देखा जो स्ट्रगल हुआ, जो लड़ाइयाँ हुई, उसका मेन कारण यही था, पूंजीपतियों के पास ज़्यादा पावर्स होती थी और वो क्या करते थे, जो गरीब लोग होते हैं उनका शोषण करते थे। आपने कार्ल मार्क्स की थ्योरी में पढ़ा भी है, वो यही बात कहता है कि जितना आप लेबर का शोषण करोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट आप गेन करोगे। तो आपको क्या समझ आया, यहाँ पर दिए गए ऑप्शन दोनों ही बिल्कुल ठीक है, और जो रीज़न आर है वो असेशन ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया कैल्डर का जो मॉडल है उनके उसमें कौन कौन सी अजप्शंस है। फर्स्ट अजप्शन है कि उसका जो आउटपुट है उसमें दो चीज़ें, पहला वेज होता है और एक प्रॉफिट होता है। तो आप कैल्डर का मॉडल स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट जो आपकी इक्वेशन बनती है वो भी यही बनती है कि जो आपका आउटपुट है इज इक्वल टू वेज प्लस प्रॉफिट, दो ही चीज़ होती हैं उसके अंदर, ये तो ठीक है। और सेकेंड आप देखिए, इन्वेस्टमेंट आउटपुट रेशो इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि इन्वेस्टमेंट का आउटपुट रेशो जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और एमपीएस और एमपीसी आर कांस्टेंट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू, यहाँ पर एमपीएस जो है और एमपीसी ये किस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं, ये चीज़ यहाँ जो है आप कहें कि कंफर्म नहीं है। क्यों कंफर्म नहीं है, क्योंकि कैल्डर के मॉडल में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, कैपिटलिस्ट भी सेव करता है और जो लेबर होता है जिसको वेज मिलती है वो भी सेव करता है। कैपिटलिस्ट भी सेव करता है, लेबर भी सेव करता है। अगर ये है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव लेबर और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैपिटल आर कांस्टेंट तो ये भी ठीक है। पर क्या होता है ना, यहाँ पर एमपीएस और एमपीसी, यहाँ से ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही कि यहाँ पर इस लाइन में यही बोला गया है कि लेबर और कैपिटलिस्ट की सेविंग, तो इसीलिए हम इस थर्ड ऑप्शन को भी कंसीडर नहीं कर रहे। तो देयर इज अ लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट, तो आपने देखा होगा कैल्डर ने क्या बोला था, हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट होती है, तो ये तो गलत हो गया। और अभी के लिए हम इस ऑप्शन, ये हमें समझ नहीं आ रहा कि ये जो चीज़ मैंने आपको समझाई वो है भी या नहीं। तो अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे। अगर ये होता कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव लेबर, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैपिटलिस्ट, दोनों की कांस्टेंट होती है पर बराबर नहीं होती। कांस्टेंट मतलब मान लो लेबर 500 रुपये बचा रहा था तो वो 500 बचा रहा है, अगर कैपिटलिस्ट 5000 बताता है तो वो 5000 बता रहा है।
तो यहाँ पर जो दो मान्यता है वो हम क्या है, ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ह्यूमन कैपिटल। जो आपका ह्यूमन कैपिटल है, जो एक इंसान है, जो एक ह्यूमन बीइंग है, उसको भी हम कैपिटल मानते हैं इकोनॉमिक्स में, क्योंकि अगर आप उसको अच्छे से पढ़ा दे, उसको स्किल कर दे, तो वो डेवलपमेंट में एक रोल प्ले कर सकता है। तो हम क्या कहेंगे, ह्यूमन कैपिटल का आप कौन सा मतलब है यहाँ पर, देखो टोटल ह्यूमन रिसोर्स नहीं, टोटल पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल कहेंगे नहीं, वो लोग जिनको हम स्किल दे रहे हैं। थर्ड ऑप्शन को पढ़िए, ह्यूमन रिसोर्स गेनफुली एम्प्लॉयड इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी, कि वो लोग ह्यूमन कैपिटल है हमारे लिए वो लोग पूंजी हैं जो लोग किसी ना किसी काम में लगे हुए हैं और कोई ना कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा फायदे का काम कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो